Good morning to all of you. एक बार कंफर्म कर दीजिए साउंड और स्क्रीन के बारे में. If things are okay, we can carry forward that current Yes. and electricity. Okay, good. So current electricity आप पढ़ रहे हो और इस पे काफी कुछ आपने पढ़ रखा है. जैसे कि आपने पढ़ा करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, किरचॉफ्स लॉस क्या होता है. हाँ, वो भी आपने कवर कर रखा है. ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, हाउ दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ड्रिफ्ट स्पीड. ये भी जो भी इनसाइड की स्टोरी है कंडक्टर के, वो आपने समझा है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए, एज वेल एज एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मुलेशंस हैं वो आपने समझ रखा है, बस उन्हीं का यूज करना है. इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है. वेरियस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और उसके आगे फिर इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे. आपने ये भी पढ़ रखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो हीट जनरेट करता है. थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉमन सेंस डेवलपमेंट की, जो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा. और फिर हम लोग रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की बात करेंगे. देखो क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस, और अगर हमने इससे करंट को सप्लाई कराया सो ये हीट प्रोड्यूस करता है. हीट बोले तो एनर्जी, वेस्ट. हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो ऐसे अगर हम आई कांस्टेंट सप्लाई करते हैं तो आई स्क्वायर आर इंटू टी जैसा हीट जाता है. नाउ टू बी प्रैक्टिकल, जब आप इंजीनियर बनोगे या जब भी इस तरह के प्रैक्टिकल स्टोरीज को देखोगे तो अपने लिए जो एनर्जी है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इनकेस अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया को अभी भी एनर्जी हंगरी कंट्री के नाम से जानते हैं. सो अभी भी एनर्जी डिफिशिएंट है कंट्री, उसको एनर्जी की जरूरत है. तो पावर प्रोडक्शन आप देखते हो कि पीक टाइम पे पावर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है. क्यों चला जाता है? क्योंकि शॉर्टेज है, ज्यादा यूज होता है तो चला जाता है. तो पॉइंट है कि अगर कोई चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमको यूज करना है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमको वेस्ट होने से बचाना है. दैट मीन्स लॉसेस को कम करना है. बट यू थिंक अबाउट कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वायर से रन कराते हैं तो हीट तो जाता ही जाता है, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ करंट. सो इसका मतलब है कि जो हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वी आर नॉट एबल टू यूज द इंटायर ऑफ इट. पार्ट ऑफ इट वेस्ट. और अगर स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जाएं तो स्टैटिक्स तो ऐसा बोलते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट 30% जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट हो जाता है. नाउ इंडिया में 30% का अगर कैलकुलेशन आप करोगे टोटल प्रोडक्शन का, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा. इतना बड़ा अमाउंट होगा कि वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है उस वेस्टेज से ही. तो इस वेस्टेज को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ा आइडिया भी है कि इसको रोकना चाहिए. नाउ इन केस यू गो इनसाइड एंड सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट देता है और बोलता है कि लाइक हमको हीट वेस्टेज जो होता है, रेजिस्टेंस, उसको हमको कम करना है. सो व्हाट आर द आइडियाज वी हैव एज अ स्टूडेंट एज ऑफ नाउ. सो हीट हमारे लिए आई स्क्वायर आर टी से होती है. करंट तो हमको सप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा. और जब करंट सप्लाई करना है तो कंडक्टर से ले जाना होगा, और तो रेजिस्टेंस आएगा. टाइम तो टाइम के साथ चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है. ज्यादा टाइम के लिए यूज करना चाहेंगे तो टाइम बढ़ेगा. सो ऑल थ्री कंट्रीब्यूट टू हीट. ना रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्कोप है रो एल अपॉन ए होता है. हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा कम से कम हो, सो दैट का हीट का वेस्ट कम हो, एनर्जी वेस्टेज कम हो. ना रेजिस्टेंस को कम करने के लिए लेंथ, रेजिस्टिविटी, एरिया डिपेंडेंट करता है. नो लेंथ तो हमको वायर की लेंथ तो चाहिए. सपोज कर लीजिए कि हमारा पावर प्रोडक्शन कोरबा में है या फिर कहीं उधर उत्तरांचल में है या कहीं पर भी है. सो वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, सो वायर की लेंथ तो अपने को चाहिए. वी कैन नॉट स्किप द लेंथ, राइट. सो ये, और आप देखो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. सो दिस इज अ बिग कंपल्सन, राइट. वी कैन नॉट अवॉइड इट. फिर क्या कर सकते हैं?
तो एक काम करते हैं कि लेंथ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि अगर एक ही पॉइंट पर प्रोडक्शन चल रहा है और ये आपका घर है, यहाँ पे यूज करना है, तो हम वायर को अननेसेसरी यहाँ से घुमा करके नहीं लाएंगे। तो अगर आप इंजीनियर बनोगे तो अगर वायरिंग ले जानी है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ले जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि लेंथ कम से कम यूज हो वायर की। अपार्ट फ्रॉम कॉस्टिंग ऑफ वायर, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ हीट और एनर्जी। सो एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हमको लेंथ को मिनिमाइज करना है। सिमिलरली जब घर में हम वायरिंग भी करेंगे तो वी विल ट्राई टू मेक एज शॉर्ट वायर्स एज पॉसिबल, सो दैट ज्यादा से ज्यादा वायर हम यूज ना करें, ज्यादा रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें, लेंथ को कम करें। तो ये ऑब्वियस चॉइसेस हैं, एवरीबॉडी वुड लाइक टू डू सो। एज ए इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर वहां पे क्या कर सकते हो, जब आप वायर को बनाओगे तो आप चाहोगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ से देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा करने के क्या छोटा करने का। देन यू थिंक अबाउट कि लाइक अगर हम थिक वायर बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा, थिन वायर बनाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा। ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू हैव एज लार्ज एज पॉसिबल। सो अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा देन यू विल फाइंड कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम थिक वायर बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ थिक वायर बहुत बड़ा, बहुत थिक भी बना सकते हैं। देन यू कैन थिंक ऑफ कि प्रैक्टिकल कितने इश्यूज बनने वाले हैं, क्योंकि हमको वायरिंग बहुत डिस्टेंस तक ले जानी होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ले जाना होता है। ज्यादा थिक बनाएंगे तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा जाएगी, उसको वायर को जो पोल्स पे लगाते हैं वहां पर उसकी स्टेबिलिटी का इश्यू बनेगा। क्योंकि वैसे भी आप देखते हो कि ये सिंपल वायर जो थिन होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं, तो हम एक स्टेज से ज्यादा उसका डायमीटर नहीं बढ़ा सकते। प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। सो दोनों में प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो रेजिस्टिविटी बचता है। So we would like to have a material which is which has a least resistivity. That means which has more conductivity or maximum conductivity. तो आप जानते हो कि जो मटेरियल चूज करना होगा वायर बनाने के लिए, तो हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं। हमारे पास आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, राइट। सो ये अच्छे कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी आप देखोगे, इधर जाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है ना। अपने को बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करने होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि लाइक 1 मीटर का करना है तो चलो गोल्ड या प्लेटिनम का बना लेते हैं। सो ताकि रेजिस्टिविटी कम हो जाए, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सो मटेरियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगती है। तो तो रेजिस्टिविटी भी हमारे लिए लिमिटेशन रहती है। वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में। हम लोग पहले आयरन का यूज किया करते थे, तो आयरन का यूज करने में लॉसेस बहुत ज्यादा थे। नाउ यू विल फाइंड कि हम लोग मेजॉरिटी शिफ्ट कर गए कॉपर की तरफ, क्योंकि अब थोड़े से प्रॉस्परस हो गई है कंट्री, सो दे आर यूजिंग कॉपर। थोड़ा सा और प्रॉस्परस हो जाएंगे तो मे बी लाइक ये लिखा है एल्युमिनियम, हम लोग एल्युमिनियम या फिर सिल्वर या फिर प्लेटिनम या फिर गोल्ड को यूज करना स्टार्ट करें। तो जितना हम इधर की तरफ जाएंगे उतना हमारे लॉसेस बड़े अमाउंट से कम हो जाएंगे। सो इधर जाने का अपना कंस्टेंट क्या है, यू कैन थिंक ऑफ सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये बहुत कॉस्टली चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में यू नो लाइक आयरन के और कॉपर के वायर भी गायब हो जाते हैं। सो सिल्वर और प्लेटिनम की तो आप बात ही करना करो। तो पॉइंट है कि अपने पास यहाँ पर भी कंस्टेंट है कि रेजिस्टिविटी भी एक लिमिट से हम लोग कम नहीं कर पाते हैं। सो इसकी वजह से आप पाओगे कि ये लॉसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कभी आपको कम कराने की कोशिश करना हो तो आपको क्या करना होगा, यूज बेटर मटेरियल। दैट मीन्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर और समथिंग लाइक दैट, सो दैट की रेजिस्टिविटी बहुत कम रहे। use least length, try to increase the area of the cross section of the wire as much as you can depending upon thing. So R को अपने को minimize करने के लिए ये options available है। Now worst of it, जब ये करंट चलती है टाइम के साथ तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस करने से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म हो जाता है डिवाइस। आपने देखा होगा आपका मोबाइल, लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, ज्यादा देर यूज करो गर्म हो जाता है ना। ये गर्म हो जाने की वजह से आप देखोगे रेजिस्टेंस फिर से बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस फिर से बढ़ेगा तो ये फिर से ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, फिर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर से रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। एक निगेटिव साइकिल और विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाती है चीजें। तो जितना हम कंडक्टर को या जितना भी इसको यूज कर रहे होते हैं उतना ज्यादा हीट लॉस होता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर से हीट ज्यादा बढ़ती है।
सो दैट मीन्स वेस्टेज हमारा एक कॉम्प्लेक्स वे पे, साइक्लिक वे पे बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मोर ओवर, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में फैन चल रहा होता है ना? आपने देखा होगा सर्वर्स में एसीज लगाते हैं। तो ये टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसी लगाते हैं या फिर फैन लगाते हैं। आप देखो कि एसी के लिए फिर से पावर आपको चाहिए। सो पॉइंट इज, इस टेम्परेचर को किल करने के लिए हमको और भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जो इंटर्न फिर से हीट जनरेट करते हैं, जो इंटर्न फिर से ज्यादा हीट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट करते हैं। सो पॉइंट इज कि हम इस हीट को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स तरीके से फंस जाते हैं। बट बीच में कहीं ना कहीं अपने को अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, वेस्टेज भी चल रहा है, हमारा काम भी हो रहा है और बीच की स्टोरी चल रही होती है। तभी पीक आवर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, तो फिर हम कट कर देते हैं कपल ऑफ आवर्स के लिए। अभी तो कपल ऑफ आवर्स के लिए होता है, गो बैक टू 10 years और मे बी लाइक 20 years, तो कपल ऑफ डेज के लिए गायब रहती थी। तो पॉइंट इज कि अब हमारा प्रोडक्शन बड़ा है लेकिन अभी भी वेस्टेज ज्यादा है। इन सबको डील करने के लिए अपने पास कुछ नया आइडिया की जरूरत पड़ती है। ना आजकल आपने देखा होगा कि आपने पहले भी आप ऑब्जर्व किया होगा कि आपको बल्ब नजर आते थे जो येलो कलर के ग्लो किया करते थे। अब आप देखोगे कि वो लाइक डिसअपियर हो गए। अब आपके पास एलईडीज आए हुए हैं ना। और ये जो एलईडीज वगैरह जो जलते रहते हैं, ये क्यों लाया गया आप समझोगे ना? इस वेस्टेज को स्टॉप करने का मेन पर्पस था। Instead of using conductor, why we are not using the semiconductor? So that was the question कि अभी recent years में, last 20 years में semiconductors ने exponential grow किया है, exponential grow किया है। Now semiconductor के साथ एक खास बात होती है कि अगर आपके पास semiconductor device है, आप उसको current देते हो, तो उसका जो resistance है ना, resistance अगर ये heat produce करेगा, बिल्कुल करेगा। हीट प्रोड्यूस करने से इसका रेजिस्टेंस जो है ना डिक्रीज करता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने से हीट का प्रोडक्शन कम होता है, हीट का प्रोडक्शन कम होने से रेजिस्टेंस और भी फिर भी अगर वार्मिंग अप होगी तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल थी, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव साइकिल। तो जो हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है, उससे हमारे वेस्टेज बढ़ नहीं रहे होते हैं, रादर हमारे वेस्टेज कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है। नो, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होता है। सो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। सो हम लोग जब जब यहाँ से बल्ब से एलईडी पे शिफ्ट किया, बल्ब का मतलब आपने देखा होगा बल्ब में क्या चल रहा था। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं अपने काम की चीजें। सो आप देखोगे बल्ब में कुछ ऐसा लगा रहता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं, तो आप बोलते हैं टंगस्टन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट ना हो जाए। क्यों मेल्ट ना हो जाए? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर कोई और लेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। तो ये सारी स्टोरी ये बता रही होती है कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है और इनफैक्ट हम उसी हीट को लाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हीट का बहुत फ्रैक्शन लाइट में जा रहा होता है, बहुत अमाउंट वेस्ट हो रहा होता है, अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस वेस्टेज। ये वेस्ट तो चल ही रहा है। इस बल्ब में हीट से लाइट कन्वर्ट करने में इसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर थी। सो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हीट आ रहा था, वो सारी स्टोरीज हो रही थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर आपने एलईडी यूज किया, सेमीकंडक्टर्स को यूज किया। सेमीकंडक्टर आप देखते होगे कि आपका बल्ब 100 वाट का हुआ करता था। अब उससे ज्यादा ब्राइटनेस आपको एलईडी देता है जो 5 वाट का होता है और कम का भी होता है। सो पावर कंजम्पशन हमारा बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट। नाउ देयर इज स्टिल वन मोर शिफ्ट टू गो। अगर हम इन सब चीजों को हटा करके सुपर कंडक्टर लेके आते हैं, दैट्स द फ्यूचर। इसने सेमीकंडक्टर के आने से हमारा वेस्टेज बहुत बड़े फैक्टर से कम हुआ है। दैट मींस एफिशिएंसी हैज ग्रोन बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट। Still there is a wastage, right? To avoid them, superconductors can be the best option. Superconductors वो डिवाइस होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। दैट मीन्स हीट, नो हीट। इसका मतलब आपने अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, मे बी लाइक नॉर्थ ऑफ दिस कंट्री और साउथ ऑफ दिस कंट्री में यूज करोगे, 3000 किलोमीटर का वायर यूज कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 यूनिट वहां पे पहुंचने वाली है।
So in the transmission there will be no losses. Moreover, आपका जो कंप्यूटर है, आप देखोगे कि आप लैपटॉप, आप सोचोगे आपका छोटा सा लैपटॉप है कितना हीट प्रोड्यूस होता होगा। इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन है और सो मैनी लैपटॉप्स, राइट? अगर उनको आप बिलियन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे दैट्स गोइंग टू बी बिग अमाउंट। सो आपका जो फैन लगाने में, एसी लगाने में, सर्वर्स में हीट जाती है, वो सारा हमारा बच जाएगा। तो हमारा इतना एनर्जी बच जाएगा कि हम एनर्जी सफिशिएंट से भी आगे बढ़ जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे, और हम पड़ोसी कंट्रीज को भी हीट को या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। बट यू नो सुपर कंडक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है? उनको अभी रूम टेम्परेचर पर हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। दे आर देयर बट वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग देम एट रूम टेम्परेचर। वंस वी आर एबल टू, वी विल फाइंड कि सारा कुछ रिप्लेस हो जाएगा सुपर कंडक्टर से। मे टेक अ कपल ऑफ इयर्स, और मे बी आप में से कुछ लोग जाकर के उसको हेल्प करें। सो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ कॉमन थॉट्स थे, कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो आपको अपने ब्रेन पे रखना है कि किस तरह से हीट वेस्टेज चल रही होती है। तभी जब कोई आप डिवाइस खरीदने जाते हो, जैसे कि आप बल्ब खरीदने जाते हो, मे बी लाइक एलईडी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो शॉपकीपर आपसे ये पूछता है कि कितने वाट का चाहिए, यानी उसकी रेटिंग क्या है। तो एक पॉइंट होता है रेटिंग ऑफ डिवाइसेस। तो जब आप कभी कोई भी डिवाइस खरीदो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदो, परचेस करो, तो उस पर जरूर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, लाइक 5 वैट, 220 वोल्ट, इस तरह का लिखा रहता है। समटाइम्स आगे चल करके आप देखोगे कुछ ऐसा 50 हर्ट्ज, ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। इनका क्या मीनिंग होता है? इनका जो मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने पूछा सुपर कंडक्टर का एग्जांपल दे सकते हैं। सुपर कंडक्टर का आप में से किसी ने दिया था एक बार, ये जो अपने मटेरियल होता है, जैसे मरकरी है ना, मरकरी बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बेसिकली एक फेज होता है। अगर सब्सटेंस को आप उस फेज पे ले जाओगे तो फिर वो सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। बहुत सारे टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स बनाए जा चुके हैं। मरकरी का जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। और आई टोल्ड यू लाइक कि ये इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे हैं, वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है इस R&D में। आईटी दिल्ली, सॉरी आईटी बॉम्बे जो है इस पे काफी लीड ले रहा है। इसको सुपर कंडक्टर को रखने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है ना, वो बहुत लो है। इट्स लाइक 180 -180 डिग्री सेल्सियस और -170 डिग्री सेल्सियस, समवेयर देयर। सो वो हमारा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। उसको हम लोग चाहेंगे कि वो 0 डिग्री या उसके ऊपर प्लस पर आए, 10 डिग्री 20 डिग्री पर। एक बार वहां पर आता है तो फिर उसको यूज कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए आप मरकरी बोल सकते हो एट वेरी लो टेम्परेचर। नो, रेटिंग्स ऑफ डिवाइसेस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कुछ ऐसा लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब में से काफी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो वंस एंड फॉर ऑल समझना है। इसका मतलब होता है, ये अभी हर्ट्ज छोड़ देते हैं, ये एसी के लिए होता है, एसी सोर्स। अल्टरनेटिंग सोर्स होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो ऑसिलेट करता है, अल्टरनेटिवली चलता है। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चलेगी, टाइम पीरियड चलेगा, तो ये उसी की फ्रीक्वेंसी है। अभी अपने को इस वाले पास से मतलब है कि ये इन दोनों पॉइंट्स का क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि अगर इफ you connect the device with 220 volt source, so अगर 220 वोल्ट ये जो वोल्टेज सोर्स होता है उससे आप कनेक्ट करो, then it will produce power as 5 watt। सो अगर आप इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हो तो 5 वाट का वो पावर प्रोड्यूस करता है। अब ये पावर किस फॉर्म में जाती है, हीट के फॉर्म में जाती है, लाइट के फॉर्म में जाती है, किसमें कन्वर्ट होता है, नहीं होता है, वो एक अलग स्टोरी है। बट यस, इट इज गोइंग टू डू सो। तो जैसे 100 वाट का बल्ब लेने जाते थे, तो इसका मतलब है वो 220 वोल्ट से लगाने पर 100 वाट का पावर प्रोड्यूस करता था। अब उस पावर का कुछ परसेंट लाइट बनता था, मैक्सिमम परसेंट हीट बनता था। सो ये इसका रेटिंग होता है। बेसिकली इस रेटिंग को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है, और फिर किसी और सोर्स से लगा सकते हैं। इंडिया में जो हम लोग यूज करते हैं, हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वोल्टेज सोर्स का, करंट सोर्स का, पावर सोर्स का। कुछ कंट्रीज वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज करंट सोर्स यूज करते हैं। सबका अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और जो कॉमन हाउस होल्ड में सप्लाई जाता है आपका वो 220 वोल्ट पे आता है। तो ये जो 220 है वो पॉपुलर है इंडिया के लिए।
किसी और कंट्री पे जाओगे तो आप पाओगे कि उसका फ्रीक्वेंसी, उसका ये सोर्सेस जो है अलग अलग होते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप लेट्स से किसी दूसरी कंट्री पे जाते हैं और आप जाकर के अपना डिवाइस, लेट्स अपना कंप्यूटर वहाँ पे कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए। इट हैपन टू मी, कई लोगों के साथ होता है। सो क्या होता है कि आपका जो चार्जर है मे नॉट वर्क देयर। व्हाई? बिकॉज वो चार्जर जो इंडिया की स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बना हुआ है, और मे बी लाइक कि वहाँ के स्पेसिफिक कंडीशंस अलग अलग है, डिफरेंट है, दे आर नॉट कंपैटिबल। सो कई बार कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, तो फिर उसके लिए कनेक्टर्स होते हैं जो कंपैटिबिलिटी को बनाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। पॉइंट इज कि इंडिया के लिए ये पॉपुलरली यूज किया जाता है। ओके, सो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इतना वोल्टेज का है, ये पावर का है, तो बताइए कि दूसरे पावर से कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ से इसको पी पकड़ेंगे और इसको वी पकड़ेंगे, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। फिर अपने को एक फॉर्मूला पता था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यूज करके इसको हम आर पता कर लेंगे। आर पता करने का मतलब होगा वी स्क्वायर बाई पी। ना अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो उसका आर वही रहेगा। तो अगर आपने उसको किसी और वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया तो कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, तो पहले आप उसको क्या करो कि इससे आर कैलकुलेट कर लो। एक बार आपको यहाँ से आर पता चल जाएगा। अब सपोज कर लीजिए उसी डिवाइस को आपने किसी और वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, मे बी लाइक वी डैश, तो इसका आर वही रहेगा। अब कितना पावर प्रोड्यूस करेगा? सो पावर produce or production when connected across V dash voltage। आप बोलोगे कि जो नया पावर आएगा उसको हम P डैश बोल देंगे। P डैश इज इक्वल टू V डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई R। R आपका यहाँ से निकल गया। सो पॉइंट इज कि रेटिंग को यूज करके हम उसके रेजिस्टेंस को पता करते हैं। नाउ वोल्टेज सोर्स बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। पावर बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिवाइस का होता है। उसी रेजिस्टेंस को यूज करके हम नया पावर निकाल सकते हैं, नया करंट निकाल सकते हैं, नई स्टोरी के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस पर बेस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट से बेसिकली कनेक्टेड है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो ये सारा कुछ बेसिक था, 10th लेवल का ही था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th लेवल जैसा फिर से कि अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिए गए तो उन कॉम्बिनेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं to get the equivalent resistance. So a network of resistance can always be replaced by single resistance, just like capacitors का combination को आपने एक से निकाला था जिसको equivalent capacitance बोलते थे। यहाँ पर equivalent resistance आएगा, उसकी भी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस कम हो रहे हैं एग्जाम में, बट स्टिल वी कैन फाइंड इट आउट। Okay, so here's the previous slide, you can copy it. फिर हम लोग हेडिंग रखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। Excuse me, sir. Yes. Sir, does switch shape and plug shape matters in energy consumption? Can you repeat? Sir, does the मतलब जो switch का shape होता है मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है, सो उससे क्या फर्क आता है? क्या फर्क है? वो स्टैंडर्डाइजेशन है, राइट? दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड एज पर देयर कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ना आप देखो, ये 220 वोल्ट रखने का क्या सेंस है? कुछ टेक्निकल रहा होगा इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से। क्या होता है ना, जैसे कि आप जानते हो ना, लाइक वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इन्वायरमेंट से आता है। सपोज करो आप रशिया की बात कर लो और इंडिया की बात कर लो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर, राइट? जो इंडिया में रेजिस्टिविटी आएगी या जो कंडीशंस आएंगी वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू दिस रशियन, क्योंकि वहाँ बहुत कोल्ड रहता है। उनका अपना जो जियोग्राफी है, उनका जो अपना क्लाइमेट है, उसके बेसिस पर, या फिर उनके पास किस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, किस तरह का सिचुएशन है, तो उनकी इकोनॉमी कैसी है,
उन सबको मिला करके वो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा चलेगा. So every country has as per their own, they have standardized कि हम इसी को यूज करेंगे. अब सपोज कर लो कि अगर ये 50 हर्ट्ज इंडिया में स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाए, सपोज कर लो, तो आप अपना एक कंपनी खोल दोगे, आप लेट्स से चार्जर या फिर कनेक्टर्स या फिर लैपटॉप्स या कुछ बनाना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता ही नहीं है, आपने कुछ भी चूज कर लिया, लेट्स से आपने 60 हर्ट्ज चूज कर लिया. सो फिर आप जो पावर सप्लाई है वो तो कॉमन है ना सबके लिए. आप स्विच औरंगाबाद में देखोगे तो वही स्विच वर्क करता है, प्लग जो लगाते हो. और अगर आप सपोज कर दिल्ली जाओ, द सेम थिंग यू विल गेट देयर. आप कन्याकुमारी जाओ, यू विल गेट द सेम थिंग देयर. सो ये इसलिए किया गया कि इंटायर कंट्री में हम लोग कहीं भी रोम अराउंड करें, इट शुड बी द सेम एट एवरीवेयर, राइट. सो जो भी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितने भी बनते हैं इंडिया में, उनको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. तो हर कंट्री अपना स्टैंडर्डाइज कर सका है. किस बेसिस पे किया है? देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक इकोनॉमी है, और उनका क्लाइमेट है, और उनका अपना कितना कंजम्पशन है, द वे दे प्रोड्यूस इट, सो मेनी थिंग्स. सो पॉइंट इज कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, एटलीस्ट ये बॉटम लाइन नहीं समझ सकते हो कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, दैट मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. Okay. Combination of resistances. Okay, so combination of resistances जो होते हैं वो हम लोग मल्टीवे पे कनेक्ट कर सकते हैं. पॉपुलर वेज यू नो. सो सीरीज कॉम्बिनेशन. कब बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में? जब रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होंगे फर्स्ट थिंग, और दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा होगा. सो पॉइंट क्या है? सेम करंट थ्रू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में लिख सकते हो. When same current flows through the connected resistances, same current through connected resistances. यही क्रक्स पॉइंट है, बाकी सारी लैंग्वेज होती है. तो अगर एक रेजिस्टेंस आपका ये है, दूसरा इसी से कनेक्टेड है, मे बी लाइक दिस, और अगर दोनों में सेम करंट जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, करंट कोई शेयर नहीं कर रहा है, सेम करंट जा रहा है, सो हम बोलेंगे कि दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर आपने एक और लगा दिया यहाँ पर, वो भी सेम करंट अचीव करेगा, ब्रांच नहीं है तो R3 हो जाएगा. सो इसको बोलते हैं दिस इज series combination. And you can find it out equivalent. How to get the how to find the equivalent? Simple है, जो दो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे उन दो टर्मिनल पॉइंट को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर लो, दैट्स स्टैंडर्ड और बेसिक लॉ. और अगर ये V लगाया है, V इक्वल टू IR पता कर लो यहाँ से, किरचॉफ्स लगाओ तो आपको मिलेगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 is equal to V. So V is coming I into something, that something becomes your equivalent resistance. So that's called equivalent. So in case of series combination, we'll find our equivalent is summation of Ri, और J लिख देते हैं, I current ना समझना. So सभी को सम करना है. J runs from 1 to whatever the number they have, R1 plus R2 plus R3 plus R1. और अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाए तो dr लिखने का. इंटीग्रल फॉर्म मतलब अगर वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो इस तरह से कर सकते हैं. So in series combination we will be using this thing. कॉपी कर सकते हो. सेम करंट, यू नो दैट्स अ क्रक्स लाइन, और कनेक्टेड होना चाहिए आपस में. R1 प्लस R2 करके हम आंसर बता देते हैं. कैपेसिटर में आपने देखा था सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में 1 वाला फॉर्मूला चलता था. So in case you remember one, another is just opposite to that. दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करने का, तो हम बोलेंगे कि जब कनेक्टेड रेजिस्टेंस को कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. दूसरा, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आइडेंटिकल होना चाहिए. तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम
potential difference across connected resistances. This type of connection is known as or combination is known as parallel combination, you know that. And so suppose के लिए अपने पास एक रेजिस्टेंस ये है और इसके बराबर का वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो कुछ ऐसा लगाने का R2 हो जाएगा। इसके क्रॉस चाहिए तो उसके टर्मिनल्स जो होंगे वो इस तरह से कनेक्टेड होने चाहिए। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन जब कभी इक्विवेलेंट कभी भी निकालना होता है तो हम लोग सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ से बैटरी लगा देते हैं, कहीं भी लगा लो, आपकी चॉइस है। तो सभी के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देन यू सो कि लाइक यहाँ से कोई करंट आ ही जा रहा था, इसका I1 वर्जन इधर चला गया, I2 वर्जन इधर चला गया, I3 वर्जन इधर चला गया। अपने पास किरचॉफ्स लॉज हैं। तो जो किरचॉफ के लॉज है ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बेसिक है, और अगर आपको कभी कोई नई स्टोरी समझ में आए तो गो फॉर देम। बाकी सारा कुछ उसी पे मिलके बना हुआ है। यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाओगे तो जिसको हम KCL करंट लॉ बोलते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, एज सिंपल एज एनीथिंग। यहाँ पर भी लगा लीजिए, सेम चीज मिलेगी। सो सेम इक्वेशन दो बार लिखने से कोई खास फायदा नहीं होता है। अच्छा, इसका पोटेंशियल इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, किरचॉफ्स लूप्स लॉ लगा सकते हो फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस और फॉर एनी ऑफ देम। सो अपने को पता चलेगा V की जो वैल्यू है I1 R1 है, और V की वैल्यू I2 R2 भी है, V की वैल्यू I3 R3 भी है, ये सब आपस में बराबर है। सो पॉइंट इसके हम I1 निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू आएगी V अपॉन R1। सिमिलरली I2 निकाल सकते हैं, I3 निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V। I2 is going to be V upon R2, I3 is going to be V upon R3. How we are getting this? Using this. Now I1 plus I2 plus I3 को यहाँ पर I1 I2 I3 को सप्लाई कर देंगे। सो अपने को मिल रहा है I is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। फिर आप क्या करो, वो जो यूजुअल स्टफ है, I is equal to V into something, तो ये something 1 upon रेसिप्रोकल में रहेगा। आप चाहो तो ये जो ब्रैकेट वाला स्टफ है इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो यही जो बनेगा आकर के वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, V इक्वल टू IR वाला। सो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। बात एक ही है, इन दोनों को आपस में रिलेट कर लो। सो वी आर गेटिंग लाइक दिस कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। यहाँ पर 3 दिए थे इसलिए केवल 3 तक लिख दे रहे हैं, तो ये अपना हो गया। इंटीग्रेशन में लिखोगे तो 1 अपॉन DR लिखना पड़ेगा, वहां से लिख सकते हो। So, ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रहते हैं, और उनसे क्या कर सकते हो, क्या मतलब है बेसिकली इसका कि इन तीनों को अगर हम हटाना चाहें और सर्किट में कोई चेंज ना आए तो फिर इसको एक से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई चेंज ना आए उसका मीनिंग क्या, वो भी मैं समझा देता हूँ। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, केवल आपने R इक्विवेलेंट लगाया, और इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि अगर हम सेम बैटरी लगाएं जो यहाँ पे लगाई गई थी, दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ इट। In case we apply the same potential difference, it must deliver the same current. So for applying battery, if we can get the same current, that means whatever is inside, that is same for us. So equivalent के अगर कभी definition लिखना हो या समझना हो या किसी को समझाना हो तो आप कैसे बोलोगे? R equivalent एक उस ऐसा resistance होता है जो उस नेटवर्क के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें एंड कोई करंट अगर मिल रहा हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम करंट अगर हमको डिलीवर करा दे तो फिर वो हमारा इक्विवेलेंट होता है। सो दिस इज इक्विवेलेंट फॉर सेम पोटेंशियल एंड सेम करंट टू डिलीवर इन दैट सर्किट। अब ये ब्रांचेस में कैसे जा रहा है करंट, वो हमारा बॉर्डर नहीं है, सोर्स से हमारा बॉर्डर होता है, इसलिए हम V इज इक्वल टू IR से इसको कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये दोनों सर्किट सेम है तो V की वैल्यू I इंटू R इक्विवेलेंट आएगी, इसलिए ब्रैकेट में जो भी आता है वो हमारा R इक्विवेलेंट बन जाता है। ओके, इसके बाद कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं, तो सॉल्व करने का अपना क्या आइडिया है, पहले हम लोगों को जो दिखेगा सीरीज उसको हैंडल करेंगे, पैरेलल दिखेगा पैरेलल हैंडल करेंगे, सिंपलीफाई करते जाएंगे, फाइनली अपने को एक आंसर मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू वार्म यू अप, और इसका एप्लीकेशन कराने के लिए करा देता हूँ मैं।
लेट्स से अपने को एक नेटवर्क देता है जिसमें ऐसा बोलता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, 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 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत सारे लगा दिए, और भी कितने लगाए जा सकते हैं। लेट्स से ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये दो टर्मिनल के बीच में निकालना है। सो टर्मिनल्स आपको बताएगा, उन्हीं टर्मिनल्स के बीच में आपको लगाना है। सभी की वैल्यू आ रहे हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट, और ये जो इक्विवेलेंट है वो ए और बी के बीच में अपने को बताना है। यू कैन गो फॉर ट्राई। आपके आंसर से हमको ये पता चलेगा कि अब इस तरह के क्वेश्चंस कितने लेने हैं और या स्किप करना है। अगर सभी का सेम आंसर आता है इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। You need to find equivalent resistance. Any answer? You're expecting some answer. It's the 17/6R. Okay. At least एक आंसर तो है। Seventeen by 6 has been confirmed, and Pranav, you're giving 17/3. 17/6 is majority. Okay, you people are solving, that's good. और 17/6 मेजॉरिटी में आ रहे हैं, सो होपफुली करेक्ट होना चाहिए, होना भी चाहिए। सो इट्स इजी वन, जस्ट अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल सब दिख रहा है, कोई आपको आउट ऑफ बॉक्स आइडिया नहीं लगाना है या कुछ भी टफ नहीं, ऐसा नहीं है। नो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल में? अब बोलोगे कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट करो, बैटरी यहाँ से करंट सप्लाई करेगा, ये करंट इधर जाएगा, इसके बाद ये ब्रांचेस में जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, फिर ये ब्रांच पे जाएगा, ये ब्रांच पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, फाइनली इधर जाएगा। कोई भी दो ब्रांच में, कोई भी दो रेजिस्टेंस में सेम करंट अपने को नहीं दिखा। अच्छा, ये आपको ट्रिपल कर रहा होगा ना। अब देखो क्या होता है ना कि इसको, ये कनेक्टेड कहाँ पर है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो आप चाहो तो इनको, ये सारे पॉइंट्स कंडक्टर्स है ना, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, तो उनका लेंथ बढ़ा के लिखो या छोटा करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको चाहो तो ऐसा बना लो कि ये अपना पॉइंट ए है और ये रेजिस्टेंस आर है, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो उसको एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर लो, और वहीं से तीनों जा रहे हैं और तीनों फिर एक ही कंडक्टर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट होगा। ऑल द थ्री आर कनेक्टेड विद द सेम, राइट? सो इट्स लाइक कि ये ऐसे कनेक्टेड है। वायर कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं करता है, रेजिस्टेंस जो जहां कनेक्टेड है, जितना कनेक्टेड है, उनको वहां पर उतना ही अप्लाई करना होता है। सो रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज, कनेक्शन, कनेक्टिंग पॉइंट शुड नॉट चेंज। सेम पोटेंशियल को सेम पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक ही पॉइंट है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से आ रहा है। मैंने कर्व लाइंस बनाई है, आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है, ये आ रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि कौन से पैरेलल है, कौन से सीरीज में है। ये फिगर और ये फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है देखने में, कनेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो जब कभी आपको ऐसे एक्स्ट्रा वायर्स नजर आए ना, मेक देम सिंगल पॉइंट एंड कनेक्ट विद दैट पॉइंट, देन सी यू विल बी एबल टू सी कि क्या चल रहा है। देन आफ्टर यू विल फाइंड कि इसका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, इसका इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है फर्स्ट स्टेप पर। सो आगे बढ़ते हैं।
हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये r रहेगा, इसका इक्विवेलेंट दे आर इन पैरेलल, सो पैरेलल में 1/r 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 करोगे तो 3/r आ जाएगा, अपसाइड डाउन कर दोगे तो r/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, सो r/2 हो जाएगा, और ये 1 है, ये भी हो गया। अब आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में दिखा कि जो भी करंट आएगा सबसे सेम जाएगा, सीरीज हो गया, सो r इक्विवेलेंट आ जाएगा। इनको भी 1 से रिप्लेस कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी r प्लस r/3 प्लस r/2 प्लस r। इसको अपने को एडअप करना था, r कॉमन हो जाएगा, बाकी आप जानते हो। So 1 plus 1, 2, 1/2 plus 1/3, this is a number, you can handle this number. Take a base 6, so that's going to be 12 plus 3 0 plus 2 0. So 5 and then 12, 17, so it turned out to 17 r/6 ohm, और जो भी है उसके हिसाब से आंसर देंगे। Good. See, people got correct answer. So ठीक है, इसका मतलब इस तरह से अगर सीरीज पैरेलल आपको नजर आएंगे, so they won't bother you. You just keep on moving, keep on simplifying step by step till you get the final answer. Sir, Yes. sir, that वो जो 2 R के बीच वाला है जहाँ पे एक स्टैंडिंग वायर हमने जॉइन किया है, हाँ, वहाँ पे वो नीचे का और ऊपर का पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। हाँ देखो क्या होता है ना, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, तो ये वायर जो है वो कंडक्टर का है, सारे वायर कंडक्टर के हैं, राइट है। और तो इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इसका नाम 1 देते हैं, इसका नाम 2 देते हैं, तो 1 और 2 आर एट द सेम पोटेंशियल। सो इसको आप इस वाले आर को यहाँ दिखाओ या फिर यहाँ दिखाओ या फिर यहाँ दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किनके दो बीच में होना चाहिए, इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में होना चाहिए। सो कई बार क्या होता है ना, वायर देखने से अपने को डर लगता है, तो उसी डर को हटाने के लिए हमने क्या किया, उस वायर को हटा दो, इस वायर को हटा दो, पॉइंट मिला दो, इस वायर को रिमूव कर दो, हटा दो। हटाने का मतलब है उसको ज्वाइन कर दो, इन दोनों एंड पॉइंट्स को। अब आपको अच्छा सा दिखेगा, आई मीन देखने में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर दिखेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट आ जाए, इसलिए जब कभी एक्स्ट्रा वायर नजर आए, जैसे यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वायर आ रहा था, तो क्यों एक्स्ट्रा बनाने का, मेक अ पॉइंट, क्योंकि कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, दैट्स द पॉइंट। सर पर उससे आगे भी तो जा रहा है ना करंट। किसके आगे जा रहा है? वो जो उसके आगे भी तो वो सेकंड लूप में जा रहा है ना, तो हाँ, इसके सेकंड लूप पे जा रहा है, तो वो सेकंड लूप पे हम तो अभी भेज रहे हैं ना, सेकंड लूप पे। ओके। तो जो करंट यहाँ से जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो ये है। फिर वो जो सेकंड लूप पे जा रहा है, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया था। ओके, यस। हाँ, सो इस तरह के सर केस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ, सो दैट कि अगर आप थोड़ा सा भी प्लस माइनस चल रहा हो तो उसको बैलेंस कर लो। सीरीज पैरेलल ही रखने का भी। सो लेट्स से कि अगर अपने को बोलता है कि एक पॉइंट ए यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ ऐसा दिखाएगा। बहुत सारे वायर वगैरह बना दिए। अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं सभी को आर बोल दे रहा हूँ, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते थे 1 2 3 4 और समथिंग लाइक दैट। अब जगह था फाइंड आर इक्विवेलेंट, तो आपको अपना जो डर है वायर को देख करके वो हटा देना है। आप इसको रीड्रॉ करो, जहां भी वायर दिख रहे हैं उनको, उन दोनों के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक साथ बना लो। आप देखोगे आपको सीरीज पैरेलल जैसा कुछ दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, और उसके बाद फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्राई कीजिए सभी लोग।
ओके, मैं आपकी हेल्प करता हूँ तब तक आप सॉल्व कर दोगे। यू स्टार्ट विद 1 ए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसको नाम दे देते हैं नाम देने से थोड़ा सा आसान लगता है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम सी है, तो ये भी सी जैसा ही है, सेम पोटेंशियल है। और लेट्स से इस पॉइंट का नाम डी है, और इस पॉइंट का नाम अगर आप ध्यान देना चाहोगे तो ये पूरा बी है, बी है, बी है, तो इसको भी आप बी बोल सकते हो। ये भी कोई और नाम दे लो और इसको ई बोल लो। तो ये बेसिकली अपने पास जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, एक ए पॉइंट होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, ई होगा, सारे रेजिस्टेंस इसी के बीच में कनेक्टेड है। सो ए से सी के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं, उनको बना देते हैं। तो लेट्स से कि सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ए से सी के बीच में कितने कनेक्टेड हैं? ए से सी के बीच में हमारे पास एक ही कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पर बना लेते हैं, कहीं बनाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। नाउ ये सी का जो कनेक्शंस हैं वो डी के साथ है, और सी का कनेक्शन आर ई के साथ है। तो एक कहीं ई रहा होगा और एक कहीं डी रहा होगा। सी से ई के बीच में जो कनेक्टेड है वो वन सिंगल रेजिस्टेंस है जिसका नाम आर है, ये वाला। सी से डी के बीच में दो कनेक्टेड है, तो सी से डी के बीच में दो कनेक्शन बनाने का सम सॉर्ट ऑफ दिस, लाइक कि एक इधर ऐसा कनेक्टेड है और एक ऐसा कनेक्टेड है, दोनों आर और आर है। तो हम डी तक पहुंच गए। इसके बाद एक ई पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। फिर इसके बाद एक बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बी बना लो। ई और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है, यस, ई और बी के बीच में एक आर कनेक्टेड है। लेकिन ये दूसरा वाला कनेक्शन है वो भी ई और बी के बीच में है, तो इसका मतलब ई और बी के बीच में दो कनेक्टेड है। तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ये भी आर है एंड ये भी आर है। मैं बहुत बेसिक सेंस पे बता रहा हूँ कि आप कैसा भी बनाओ सर्किट चलता है, कनेक्शन कौन किसके बीच में बस वो मेंटेन करना है, वही अपना पॉइंट है। फिर बी और डी के बीच में कोई कनेक्टेड है, यस, कितना है आर, इसको आर से कनेक्ट कर दो। अब आप काउंट करो कि क्या आपने सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए हैं। अगर यस तो क्या सारे रेजिस्टेंस जो जहां पर था वही कनेक्ट किया है? अगर यस तो फिर हमारा ये सर्किट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ये हमारा बी हो गया। अब आपको ए और बी के बीच में कुछ दिखेगा, बस इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो आप देखोगे वन, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 थे टोटल। यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 7 7 है, इसका मतलब कोई छूटा तो नहीं है। बाकी सारे कनेक्शन का ध्यान दिया गया है, तो फिर सारे कनेक्शन यहाँ पर हो जा रहे हैं। नाउ अब क्या करना है, इसको दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो r/2 से, इनको रिप्लेस कर सकते हो r/2 से। तो अब थोड़ा सा अच्छा बना लो, ये a है और ये r है। पहला थोड़ा सा उतना एस्थेटिकली अच्छा नहीं बनता है, तो चलता है c। वैसे भी एस्थेटिक्स के कोई मार्क्स नहीं होते। तो आप देखोगे कि अपने को b तक जाना है, तो यहाँ पर कहीं b है, एक ऊपर से जाना है, एक नीचे से जाना है। तो जब ऊपर से जा रहे होंगे तो अपने को पहले एक r मिलेगा, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट इज r/2, और b पे लैंड कर जाएंगे। फिर डाउन साइड से आते हो, जब डाउन साइड से जाओगे तो पहले आपको r/2 मिलेगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन। फिर d पॉइंट मिलेगा, d के बाद फिर अगला r मिलेगा, फिर हम b तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा दिख जाएगा। इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा, यस दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दिस इज गोइंग टू बी कंबाइंड टुगेदर टू r plus r/2, that is 3r/2. This is r plus r/2, that is 3r/2. Now they are two in parallel, so parallel में सेम होता है तो हाफ हो जाता है, तो 3r/4 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास इतना बन रहा है, एक r है और इनका कंबाइंड 3r/4 आ रहा है। ये a टर्मिनल है, ये b टर्मिनल है। क्या इक्विवेलेंट तक हम लोग पहुंच गए? ऑफ कोर्स यस। So how much that is going to be? R equivalent finally is going to be r plus 3r/4. Calculation you can check. और द आइडिया आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप उसको रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करने के बाद जो जैसा कनेक्शन उसको मेंटेन रखो। वायर को देख करके आपको परेशान नहीं हो, वायर वाले सारे पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ कर लो। इसमें आपको सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा था, जब आपने ऐसा डिजाइन किया, रीड्रॉ किया, तो आपको आर दो पैरेलल नजर आ गए, फिर उसके बाद सीरीज नजर आ गया, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट नजर आ गया।
एक्सक्यूज मी सर, यस। सर डी और ई का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि सी से ई जाते वक्त दोनों जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है। आप थोड़ा आगे पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? डी और ई का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हाँ यस सर। अ, देखो, डी और ई बैटरी आपको यहाँ पे लगानी है, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे एक करंट जाएगी, यहाँ पर अलग करंट्स जाएंगे। सो ये पहले आर मिलेगा, यहाँ पर R/2 मिलेगा। तो करेंट्स तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्किट हमको बता रहा है आर बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो करंट गया होगा वो बराबर बराबर गया होगा। लेकिन जो आपका ई पॉइंट था वो यहाँ पर है, और जो डी पॉइंट था वो यहाँ पर है। अब देखोगे डी और ई का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। हाँ, अगर R/2 इस तरफ होता तो फिर सेम पोटेंशियल हो जाता है, इधर आर होता तो। सो वो सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर R/2 है, यहाँ पर आर है। सो पोटेंशियल के बारे पहले तो आप रीड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट होता है कि हम लोग रीड्रॉ करते हैं, और रीड्रॉ करने के बाद अगर तब भी नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम बैटरी लगाने की कोशिश करते हैं और सिमेट्री को यूज करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि इसी इक्वेशन में अगर मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा दिया होता डी और ई के बीच में, तो हमको यहाँ पर डी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता, और फिर ये आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता, जिसके लिए रीड्रॉ करने से कोई